हाँ तो बच्चों, आज हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 10 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.5 और 3.5 का आज हम पहला क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। और यह लेक्चर हमारा 10वां लेक्चर होगा, यानी 10वां लेक्चर होगा हमारा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है निम्न समीकरणों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं, या किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है, यह कह रहा है किसका अनेक हल होगा, किसका अद्वितीय हल होगा और किसका अनेक कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो आपको पता होगा, या फिर अगर हम आपको बता दें, a अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b अपान b2 होता है। ठीक है, तो यह क्या होता है, इसके अद्वितीय हल होते हैं। क्या होते हैं? अद्वितीय हल होते हैं। ठीक है, अगर आप करें a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, तो इससे क्या कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। ठीक है, अगर रहे यहीं पर आपका क्या रहे a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2 रहे, तो इसके क्या होंगे, इसके अनेक हल होंगे। ठीक है, यह आप ध्यान रखिएगा। इसी पर से आपका बेस्ड है आपका सवाल। ठीक है, इसी पर आपका सवाल बेस्ड है। तो चलिए देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, और आगे देखिए क्या कर रहा है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। तो वज्र गुणनखंड विधि क्या होता है, हम पहले x को लेते हैं। x के नीचे क्या होता है, a1 अपान a1 होता है और a2 होता है, b1 होता है और b2 होता है। इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें कर लेते हैं। ठीक है, बराबर y होता है। देखिए y में क्या है, y में क्या रहेगा, a1 अपन रहेगा a2 c1 c2 रहेगा, फिर इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, इस तरह से गुणा रहता है। फिर क्या होता है, जो c का मान रहता है, c का मान वह रहता है, या फिर यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए कि मान लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर क्या रहता है, b1 रहता है, b2 रहता है, c1 सॉरी यार, सॉरी यहाँ पर हम थोड़ा सा गलत चले गए। यहाँ पर देखिए क्या रहता है, x बराबर x के नीचे क्या रहता है, x के नीचे रहता है आपका b1 b2 c1 c2 रहता है, बराबर y के नीचे आपका क्या रहता है, c1 रहता है, c2 रहता है, फिर आपका क्या रहता है, a1 रहता है, a2 रहता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर मान लीजिए किया गया, यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर आपका क्या रहता है, a1 रहता है, a2 रहता है, b1 रहता है और b2 रहता है। यानी जिसका x का मान रहेगा तो x वाले गुणांक नहीं रहेंगे, y का रहेगा तो y वाले गुणांक नहीं रहेंगे। और इसे अगर मान लीजिए आप z मान लीजिए, ठीक है, अगर z का रहेगा तो z के गुणांक इसमें नहीं रहेंगे। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान रखना, ये आपका वज्र गुणनखंड विधि है और ये आपका इस पर आपका सवाल है। तो देखिए सबसे पहले क्या करा है, पहले हमें ज्ञात करना कि अद्वितीय हल होंगे या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे या फिर इनका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, पहले यह ज्ञात करना है। तो पहला ये पहला क्या करा, पहला देखिए दिया है x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। यहाँ पर आप जानते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का गुणांक क्या होता है आपका, a1 होता है। a1 बराबर क्या आपका 1 है, b1 बराबर क्या आपका y का गुणांक -3 है, और c1 क्या आपका, c1 भी आपका -3 है। ठीक है, यहाँ पर a3 का देख लीजिए, जस्ट यह समीकरण 1 इसे मान लीजिए और समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, समीकरण इसमें देखिए a2 का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, b2 का मान क्या हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा, और c2 का क्या मान हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, यह आपका होता है। तो क्या कर, अगर देखिए अगर हमारे यहाँ आया तो अद्वितीय हल है, और सिर्फ देखिए अगर अद्वितीय हल होगा तभी हम क्या करेंगे, वज्र गुणनखंड विधि प्रयोग करेंगे, वरना वहीं पर छोड़ देंगे। तो ध्यान दीजिए, अगर a1 अपन a2 और b1 अपन b2 से तुलना करें, क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 की तुलना a1 अपान a2 b1 अपान b2 व c1 अपान c2 से करने पर
C1/C2 से करने पर, तो जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा तुलना करेंगे तो A1 का मान क्या है, 1 है, A2 का मान क्या है, 3 है, B1 का मान क्या है, बराबर कर लीजिएगा, -3 है, और B2 का क्या मान है, -9 है। C1 का क्या मान है, C1 का मान -3 है, और C2 का मान क्या है, -2। तो यह कट जाएगा, यह भी कट जाएगा, और यहाँ पर ध्यान दीजिए 3 करने 3 3 3 की 9, 1 और 3 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और यह बराबर नहीं रहेगा। तो यहाँ पर सिंप्लीफाई अगर और हम थोड़ा सा इसे करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/3 इज इक्वल टू 1/3 इज नॉट इक्वल टू 3/2। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, अतः यह समीकरण युग्म A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 है। अतः इस समीकरण युग्म के क्या होंगे, इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। अतः इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा। इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। ये अच्छी तरह से चल नहीं रहा है, क्या हुआ भाई। इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, ये हम लिखेंगे। सबसे पहले देखिए आपको क्या करना, सबसे पहले जो दिया है उसे आप समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है। और आपको पता है कि A1 A2 B1 B2 C1 C2 कैसे निकालते हैं, तो हमने निकाल लिया। जो समीकरण 1 के गुणांक एक में x के गुणांक रहेंगे वह A1 हो जाएगा, y का गुणांक रहेगा वह B1 हो जाएगा, और जो अचर पद रहेगा वह C1 हो जाता है, ठीक है। y का जो समीकरण 2 में जो x का गुणांक रहता है वह A2 हो जाता है, और y का जो गुणांक होता है वह B2 हो जाता है, और जो अचर पद बचता है उसे C2 कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे हम C2 कहते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमें कुछ करना ही है, बस सीधे सीधे A1 A2 B1 B2 और C1 C2 से तुलना कर देना है। तुलना करने के बाद हमें पता चलता है कि ये जो समीकरण युग्म है वह क्या है, उस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, उस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, वहीं पर रोक देते हैं और हमारा वही आंसर हो जाता है। अगर वह अद्वितीय हल होता तो हम वह जरूर गुणनखंड विधि से लगाते हैं, लेकिन जब वो वहीं पर है तो उसका कोई हल नहीं होगा, बस वहीं पर रोक देंगे हम, ठीक है, बस वहीं पर हम रोक देंगे। तो इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, हम अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। इसे मिटाते हैं हम। अब आइए, अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन कर रहा है 2x + y = 5, 3x + 2y बराबर क्या है, बराबर 8 है। इस तरह से इसे आप समीकरण 1 मान लीजिए, इसे आप समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है, यही कह रहा है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि A1 बराबर क्या होगा, हमारा 2 होगा, B1 बराबर 1 होगा, और C1 बराबर क्या होगा, -5 होगा। आप इसको इधर कर देंगे, ठीक है, 5 है, इसको आप इधर करके इधर 0 कर देंगे तो -5 क्या आ जाएगा, आपका माइनस में आ जाएगा। इतना आपको समझ में आना चाहिए, हमने आपको इतना पढ़ाया है, इतना तो आपको आता ही होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए A2 बराबर क्या हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा, B2 बराबर क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा, और C2 बराबर आपका क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। यह आपका हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 की तुलना समीकरण 1 व 2 की तुलना A1/A2
B1/B2 व C1/C2 से करने पर जब आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, A1 का मान क्या है 2 है, A1 का मान क्या है 2 है, A2 का मान क्या है 3 है, बराबर B1 का मान क्या है 1 है, B2 का मान क्या है 2 है, C1 का मान क्या है आपका, C1 का मान क्या आपका, C1 का मान आपका -5, C2 का मान क्या आपका -8, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो यहाँ पर आप अब आप ध्यान देंगे तो क्या हो जाएगा 2/3 बचेगा, बराबर 1/2 बचेगा, इज नॉट इक्वल टू क्या है 5/8 है। ठीक है, तो क्या होगा जब इस तरह का होगा तो क्या करेंगे, यह समीकरण युग्म A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 है। इसलिए क्या होगा, इसलिए यह इसके इस समीकरण यह अद्वितीय हल होगा, इसलिए यह अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। यह हमारा A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो क्या होगा अद्वितीय हल होंगे इसके, क्या होंगे इसके अद्वितीय हल होंगे। देखिए ये इसके यह बराबर नहीं है और इसी पर क्या अद्वितीय हल होंगे। जब यह अद्वितीय हल होगा तो क्या करेंगे हम, इसका क्या करेंगे वज्र गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। तो वज्र गुणनखंड विधि हमारा यह कहता है, तो क्या हो जाएगा, अब आप क्या करेंगे वज्र गुणनखंड विधि से, अब आप क्या करेंगे वज्र गुणनखंड विधि से, वज्र गुणन विधि से आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा B1 का मान क्या है, B1 का मान 1 है, B2 का मान 2 है। ठीक है, उसके बाद आपके क्या हो जाएगा C1 का मान क्या है 5 है, C2 का मान क्या है सॉरी माइनस में है तो इस पर आप ध्यान रखिएगा, बराबर y हो जाएगा। ठीक है, बराबर क्या है, बराबर आपका y हो जाएगा और यहाँ पर आपका कुछ नहीं रहता, 1 रहता है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका C1 का मान क्या है -5 है, C2 का मान क्या है -8 है, A1 का मान क्या है आपका A1 का मान क्या आपका 2 है, A2 का मान क्या है 3 है, बराबर 1 करेंगे, बराबर क्या करेंगे बराबर 1 करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा हमारा, इसमें क्या हो जाएगा A1 का मान क्या है, A1 का मान क्या आपका, A1 का मान आपका है 2 और 3 और 1 और 2, तो क्या करेंगे आप इसका गुणा इसमें कर देंगे और इसका गुणा इसमें कर देंगे, इसी तरह से इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें। ठीक है, इन सब का आप आपस में गुणा कर देंगे। आपस में क्या करेंगे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा x बराबर क्या बचेगा 8 8 माइनस का 8 माइनस रहेगा 5 गुना 10 माइनस का 10 बचेगा, बराबर y बराबर क्या बचेगा 3 × 5 = 15 माइनस का 15 माइनस रहेगा माइनस 8 गुना 16 माइनस का 16 हो जाएगा, बराबर क्या होगा 1 है 1 है क्या 1 है तो 2 गुना क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 माइनस 2 3 3 × 3। ठीक है, अब हमारा यह बचा, अब इसका सॉल्व करने के लिए हम इसे मिटाते हैं। आपको तो पता ही समझ में आ गया होगा कि क्या रहेगा तो क्या होगा और क्या रहेगा तो क्या होगा। इसको भी हम मिटाते हैं क्योंकि जगह कम पड़ रहा है। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये देखिए इसका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा,
का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। जब गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यक्स अपान क्या बचेगा, 2 बचेगा, बराबर वाई अपान क्या बचेगा आपका, देखिए इसका गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 में से 15 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। और इस पर देखिए 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, क्या बचेगा आपका, 1 बचेगा। यहां से आपका यक्स और वाई का मान आप कैसे निकालेंगे, इसके बराबर एक बार रखेंगे, एक बार इसके बराबर रखेंगे, ठीक है। तो इसका इसके बराबर जब रखेंगे यक्स अपान 2 इज इक्वल टू 1 अपान 1, तो क्या हो जाएगा, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सेम इसी तरह से करेंगे, वाई अपान 1 बराबर 1 अपान 1, तो क्या हो जाएगा, वाई बराबर क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। यही आपका क्या है, आंसर है, यही आपका क्या है, आंसर है। एक बार हम भी आंसर देख लें। एक बार हम भी आंसर देख लें। हमारा आंसर सही आ रहा है, तो हमें ऐसा ही करना। सबसे पहले आप देख लीजिए क्या करना, आपको जो दिया है यह, इसे आप समीकरण, आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 मानना है। इसके बाद आपको क्या करना है, A1 A2 B1 B2 C1 C2 इस तरह से आपको क्या करना, तोड़ देना है। तोड़ने के बाद आपको क्या करना, आपको देखना है कि जो हमारे युग्म है वह क्या अद्वितीय हल, क्या उसके अद्वितीय हल हो रहे हैं, क्या उसके अनेक हल हो रहे हैं, या फिर उसका कोई हल ही नहीं मिल रहा है, ठीक है। यह देखना है, जब उसका अद्वितीय हल मिलेगा तो हम क्या करेंगे, उसे अवज्य गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। तो अवज्य गुणनखंड विधि से हम कैसे सॉल्व करते हैं, इस तरह से सॉल्व करते हैं हम। तो इस तरह से सॉल्व करने के बाद हमें यह आंसर मिला। तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, मिटाते हैं इसे, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। इसे देखिए, अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हम इसमें 3 से क्या करें, अगर हम इससे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बी बराबर सॉरी A1 बराबर 3, B1 बराबर 6 हो जाएगा, इसका B2 सॉरी A1 बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, A2 बराबर क्या हो जाएगा, 6, 1 से कटेगा 2 मरतबे में, ठीक है। फिर से देखिए 5 है और 10 है, यह भी 1/2 हो जाएगा, यानी जब बराबर हो जाएगा। और ये भी देखिए 20, इसे भी अगर काटेंगे तो 1/2 ही मिलेगा। तो इसके क्या हो जाएंगे, इसके अनेक हल हो जाएंगे। जब इसका अनेक हल होगा तो हम सॉल्व ही नहीं करेंगे। अब इस पर आ जाइए, इस पर भी देखिए तो सेम कंडीशन लागू हो रहा है, इसका कोई हल ही नहीं होगा। अपरिमित रूप से इसका कोई हल ही नहीं होगा। देखिए यहाँ पर यक्स है 3 है, यह आपका 9 होना चाहिए, या फिर ये देखते हैं हम, नहीं सही है। यहाँ पर देखिए इसके हमें आप निकाल लेंगे, जिस तरह से हम किए हैं उसी तरह से इसके क्या होंगे, अद्वितीय हल होंगे। तो आप इसका निकाल लीजिएगा।